हेलो बच्चों, मैं एस के पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, आईएएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारा www.iesdarbar.com हमारा वेबसाइट है। आज हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आप सब भी वाकिफ होंगे, जो साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां पे बच्चों सबसे पहले जो हमें समझना है वह समझना यह है कि साइमन कमीशन जो आयोग भारत में आया, यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समय में एक आयोग भारत में आया था। अब साइमन कमीशन क्यों महत्वपूर्ण है, पहले तो यह जान लेना आवश्यक है। ऐसा इसलिए कि आप सब किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे। बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस के एग्जाम से जुड़े हुए होंगे, या अन्य जो एग्जाम्स हैं उसे भी आप सब दे रहे होंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। अब यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है, और विशेषकर आपके लिए। आखिर आप साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हो तो पहले तो प्रश्न यह उठता है कि क्यों पढ़ा जाए। तो उसका सीधा सा उत्तर यह है कि यह आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दूसरा फिर प्रश्न यह उठता है कि इसे कैसे पढ़ा जाए। तो इसके विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि पढ़ने के कुछ अलग तरीके हैं। जैसे आप पढ़ते हो वैसे नहीं, बल्कि जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसे पढ़ा जाए। तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो एग्जाम में इसको समझने के लिए पहले हमें यह ध्यान रखना है कि यह जो आयोग है साइमन कमीशन, साइमन आयोग क्या है। दूसरा यह जानना, इससे संबंधित यह भी जानने की जरूरत है कि इसके फिर उद्देश्य क्या थे। तीसरी इसमें यह बातें भी महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या क्या सुझाव रखे गए थे, सजेशन क्या थे। और चौथा यह भी ध्यान रखना है कि यह आयोग ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित की गई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि 1927 का जो समय है, इस समय सभी भारतीय जो पार्टियां थीं वे इसे एक्सेप्ट ही कर लें। तो अगर एक्सेप्ट नहीं की, अन्य पार्टियों के द्वारा इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो हुए होंगे। तो क्या प्रतिक्रिया हुई इसको लेकर, इस आयोग को लेकर। और यह जो प्रतिक्रिया, यह जो रिस्पांस जो हम लोग देखेंगे, तो अलग अलग पार्टियों की अलग अलग रिस्पांस होंगे, अलग अलग रिएक्शन होंगे। उन रिएक्शन पे हमें चर्चा करना है, देखना है, समझना है कि उस समय की कांग्रेस की इस आयोग को लेकर क्या सोच थी, उस समय मुस्लिम लीग को इस आयोग को लेकर क्या सोच थी, उसने इस पे क्या रिएक्शन दिया, हिंदू महासभा ने क्या दिया, लिबरल पार्टी ने क्या दिया, सीएसपी भी उस समय था,
समाजवादी पार्टी भी थे, साम्यवादी पार्टी भी थे, धीरे धीरे सब एस्टेब्लिश कर रहे थे। तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा। तो हमें इस दृष्टिकोण से इसे समझना है, और जब ऐसे इसे हम लोग समझेंगे तब जाकर एग्जाम के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि यहां पढ़ने का जो उद्देश्य है वह सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है, आप सबों का हो या फिर मेरा हो, कि जो इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाए वह हमारे रेंज में हो, वह हमसे बाहर ना जाए। तो आज उसी के अंतर्गत हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे, और हमारा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद अंत तक आते आते आपको अवश्य सुखद अनुभव होगा, यानी आप हैप्पी एंडिंग के साथ इसे आप महसूस कर पाएंगे। यह सुखांत अवश्य होगा। इसका जो एंड होगा वह आपके दुख के लिए या दुख से जुड़ा नहीं होगा। और मैं यहां पे आपको यह बताऊं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है उसे अवश्य दबाएं, और हो सके तो कमेंट्स में आप लिखें, लिखने की आदत डालें। उससे आगे चलकर और भी एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियो को आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा, प्रॉमिस करूंगा, या आप लोग अपने अनुसार भी डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का हित जुड़ा हुआ है। मैं यहां से आप सबों को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आप सब तो देख पा रहे हो। तो इसी उद्देश्य के तहत हमें यह काम करना है, और हमारी यह कोशिश भी होगी कि इस वीडियो के अंत में इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में, मैं उसका भी यहां पे एक क्वेश्चन दूंगा, और उसका मैं उम्मीद रखूंगा कि वह उत्तर आप सब दें। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो यह जो साइमन आयोग है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय, जिसके 7 मेंबर्स थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक कमीशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, गठन किया जाता है, और यह कमीशन भारत आता है। लेकिन इस कमीशन को लेकर भारत में तीव्र विरोध होता है। यह विरोध इसलिए होता है कि इसके बहुत सारे कारण थे जो भारतीयों ने इसका विरोध किया। अब यह जो सर जॉन साइमन है, जो इसके अध्यक्ष थे, और हमने बताया कि यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा गठित एक कमेटी थे, यह भारतीय लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा गठित कमेटी नहीं थी, बल्कि इसका गठन ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था। इसके पहले भारत में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हो चुकी थी, जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था इसके पहले के वीडियो में कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की होती है 1918 में, और 1918 के बाद भारत में तेजी से राजनीतिक और अन्य घटनाएं भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और इस संदर्भ में देखा जाए तो विश्व युद्ध के बाद जो भारतीयों की जो उम्मीदें थी वह पूरी तो हुई नहीं, जो वे आशा लगाकर बैठे हुए थे, बल्कि एक और नया कानून लाद दिया गया, और वह कानून रॉलेट एक्ट कानून 1919। अब वह जो एक्ट लाया गया, उस एक्ट के आधार पर भारत में बहुत तीव्र विरोध उसका किया गया, और उसके परिणाम स्वरूप जालियांवाला बाग जैसी घटना घटित होती है, जो हृदय विदारक घटना थी, जिसने भारतीयों को अंदर से झकझोर दिया। और उस समय ही गांधी के द्वारा आप देखते हैं कि एक
अखिल भारतीय ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक मूवमेंट चलाया जाता है जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन उस घटना, इस मूवमेंट के दरमियान और इस मूवमेंट को लेकर एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने भारतीयों को झकझोरने का काम किया था, और तब जाकर कांग्रेस के ऊपर दबाव पड़ा। उधर आप देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग थे उनके द्वारा भी एक आंदोलन चलाया जा रहा है, बल्कि मुस्लिम लीग क्या, आप अन्य मुस्लिम पार्टियों के द्वारा जो खिलाफत मूवमेंट, यह दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर एक बड़े आंदोलन के रूप में, जिसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखते हैं, तो वह चलाया गया। उधर 1919 का एक्ट भी आता है, जो मॉन्टेग्यू घोषणा 1917, जिसको लेकर होम रूल लीग आंदोलन हुआ था, और उसके बाद मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है और एक नया एक्ट भारत में लागू किया जाता है, एक नया अधिनियम आता है जो 1919 का अधिनियम था। उस अधिनियम में यह प्रावधान थे कि इसकी जो जांच होगी वह 10 वर्षों के बाद जांच होगी कि क्या भारत में और भी शिक्षा के संबंध में या आपको राजनीतिक अधिकार के संदर्भ में या उत्तरदायी शासन के संदर्भ में क्या और रियायतें दी जाएं। क्या भारतीय इतने योग्य अब हो चुके हैं कि उन्हें और छूटें दी जाए या नहीं दी जाए। तो इस प्रकार से यह आयोग, जो साइमन आयोग है, यह आता है। अब जब यह आयोग आया तो इसको लेकर, यानी हमने जो चर्चा किया कि सबसे पहले इसमें 2-3-4 चीजों को ध्यान में रखना है कि यह क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसमें सुझाव क्या रखे गए थे, और इसको लेकर भारतीयों के द्वारा क्या रिएक्शन हुआ, क्या प्रतिक्रियाएं हुई। तो सबसे पहले यह आयोग क्या है, तो साइमन आयोग जो 1927 में भारत आता है, एक आयोग का गठन किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और यह आयोग भारत में यह जांच करने आता है। इस आयोग को भारतीय विधिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है कभी प्रश्न पूछे कि भारतीय विधिक आयोग, साइमन आयोग आपसे ना पूछे और पूछ दे कि भारतीय विधिक आयोग क्या है, इसका गठन कब किया गया, किसके अध्यक्षता में इस आयोग को गठित किया गया था। तो सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, और इसमें यह 7 सदस्यीय 7 मेंबरशिप आयोग था, कमीशन था, जिसमें सभी के सभी ब्रिटिश थे। अब इस आयोग में आप देखते हैं कि ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार थी, तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार के द्वारा इस आयोग को भारत में यानी गठन किया जाता है। अब यहां पे प्रश्न यह उठता है कि भाई बात तो की गई थी 10 वर्ष बाद कमीशन भेजने की, तो फिर यह 10 वर्ष पूर्व ही क्यों आई। तो उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और इस सरकार को यह डर सता रही थी कि आगे चलकर इलेक्शन होना है, और उस इलेक्शन में शायद यह दोबारा सत्ता में ना आ पाए, और यह अभी भारत में बहुत ज्यादा रियायत देने के पक्ष में नहीं थे। तो इसलिए इन्हें यह लगा कि पता चला कि 10 वर्ष बाद जो आयोग भेजा जाए और हम सत्ता में ही ना रहें, और कंजर्वेटिव की जगह वहां पे आपको लिबरल पार्टी की सरकार बन जाए, तो ऐसे समय में हो सकता है भारतीयों को कुछ रियायत प्रदान कर दी जाए, संवैधानिक छूटे, कुछ संवैधानिक अधिकार कुछ दे दी जाए। तो क्यों ना उनको अभी ही रोक लिया जाए और उसकी खानापूर्ति अभी ही कर ली जाए। तो इसलिए इस आयोग का गठन अपने समय से पूर्व होता है, जिसको लेकर भारतीय विरोध करते हैं। अब 1900 दूसरी ओर आप देखें तो यह जो समय जो था, यह समय आप देखते हैं कि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 1927 के आसपास मजदूर आंदोलन बड़ा तेजी से बढ़ रहा था। बहुत सारे स्ट्राइक्स हुए थे, तकरीबन कहा जाता है कि 200
270 हड़तालें आयोजित की गई थी, 208 हड़तालें आयोजित की गई थी। तो हड़तालों का आयोजन करने के पीछे यह आप समझ सकते हैं कि यूनियन काम करने लगा था। जो वामपंथी लोग थे अब वे एक्टिव हो चुके थे और हमेशा ही वे पूंजीवाद का विरोध करेंगे। तो इसको लेकर भी ब्रिटिश सरकार को एक डर था, क्योंकि तेजी से वामपंथियों का प्रभाव भारत में बढ़ता चला जा रहा था और उसका नतीजा आप देख सकते हैं। कांग्रेस के अंदर भी वामपंथियों की ताकत में बहुत वृद्धि हुई थी। कांग्रेस सदस्य, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आप देख सकते हैं। तो ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी। उधर गांधी के असहयोग आंदोलन की समाप्ति के परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग जो थे वे गांधीवाद से मोहभंग हो चुका था। अब लोगों का रुझान उस कम्युनिस्ट पार्टी की ओर, साम्यवादी पार्टी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। तो इसको ध्यान में रखकर भी ब्रिटिश के द्वारा एक यह भी कोशिश, देखिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो एक यह भी कोशिश की गई थी कि अगर इस प्रकार से आयोग भेज दे तो शायद साम्यवादी प्रभाव को कम किया जा सकता है। जो दबाव बन रहा है तो उस दबाव को कम कर दिया जाएगा। इधर आप देखते हैं तो कांग्रेस के अंदर जो दक्षिणपंथी जो थे, तो दक्षिणपंथियों को भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिश तो हमेशा चाहेंगे, लेफ्ट को तो वे एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो वे चाहते थे कि राइट विंग थोड़ा मजबूत हो। लेकिन उधर आप देखते हैं कि स्वराजी जैसे गुट जो थे, जिसका गठन हो चुका था 1923 में स्वराज पार्टी, लेकिन 1925 तक आते आते जो इसके संगठन करता थे CR दास, चितरंजन दास की मृत्यु हो जाती है 1925 में। तो जो स्वराज पार्टी था, जो दक्षिणपंथी पार्टी था, क्योंकि ये विधायिका की बात कर रहे हैं और ब्रिटिश तो चाह रहे थे कि भाई यह बने रहे, तो इनकी भी यह भी धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। तो इन्हें भी इनको मजबूत करने की एक कोशिश थी और इन्हीं सभी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया और यह जो कमीशन है वह साइमन आयोग के नाम से जाना जा रहा है। तो यहां अब हम लोग देखें तो आखिर इस कमीशन का उद्देश्य क्या था। अब यह जो साइमन आयोग है, इस कमीशन का एक उद्देश्य यह था कि वर्तमान जो सरकारी जो व्यवस्था है, इस सरकारी व्यवस्था की जांच की जाए, क्योंकि समय आ गया है कि इस सरकारी व्यवस्था की जांच होनी चाहिए। भारत में जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जो 1919 के एक्ट में जो प्रदान की गई थी, उन प्रतिनिधि संस्थाओं की भी अब जांच होनी चाहिए कि वे सही हैं, सही काम कर रहे हैं, उन्हें और विशेष रियायत देने की जरूरत है या अभी उतने वे मतलब योग्य नहीं हुए हैं कि उनमें और कुछ कटौती कर दी जाए। तो यह भी एक सुझाव था। दूसरा यह भी था कि उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को और बढ़ाया जाए या कम कर दिया जाए, क्योंकि हमेशा से यह मांग किया करते थे भारतीय कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। उत्तरदायी सरकार यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी वैसी सरकार जिसकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो। यानी वह सरकार कब स्थापित होगी, जब चुनाव जो होंगे वह चुनाव जब निर्वाचित ना होकर, ये मनोनीत ना होकर निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान हो, तभी तो आपको जो आपके मेंबर्स हैं वे आपके प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर वह मनोनीत होंगे तो कैसे उत्तरदायी होंगे, फिर तो वह डायरकी हो जाएगा, द्वैत शासन की तरह। तो यह भी जांच करना था कि क्या भारतीयों को उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को और बढ़ाया जाए या फिर उसके अधिकार को कम कर दिया जाए। तो एक यह भी उद्देश्य था। एक उद्देश्य यह भी था कि जो भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें कहां तक बढ़ोतरी हुई है
और उसके लिए और क्या किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें वैसे भारतीय चाहिए थे जो रक्त और नस्ल में तो भारतीय हों, लेकिन मानसिकता के स्तर पर, सोच के स्तर पर वह ब्रिटिश हों। तो इनकी एक यह भी कोशिश थी। तो इस प्रकार से इस आयोग को लेकर कुछ उद्देश्य भी यहां पे रखे गए थे। अब इसको लेकर सुझाव क्या दिया गया कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन का विकास किया जाए, लेकिन केंद्र में नहीं। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन हो, यह भी एक सुझाव दिया गया। भारत में रियासतों को मिलाकर संघीय व्यवस्था बनाई जाए, यह भी एक सुझाव दिया गया। इसके साथ ही साथ केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व नहीं प्रदान किया जाए, बल्कि उत्तरदायित्व जो है वह सिर्फ प्रांतीय स्तर तक ही हो। केंद्रीय विधानसभा में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारतीयों को अभी किसी प्रकार की उत्तरदायी देने की जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में लाया जाए। इसके साथ ही साथ एक यह भी प्रावधान था कि वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। ऐसे वर्मा को जो भारत से अलग करने का जो काम किया गया वह तो 1935 के एक्ट में, यानी 1937 में, और इसके साथ ही साथ उड़ीसा को एवं सिंध को एक अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। तो आप देखते हैं कि उड़ीसा को भी अलग प्रदेश का जो दर्जा दिया गया, यानी बिहार से उड़ीसा, तो वह 1936 में, क्योंकि 1912 में जो पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के राज्य जो एक थे, उन्हें 1912 में पहले अलग किया गया था। उसके बाद 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। तो खैर इस आयोग में यह सुझाव था, लेकिन यह आगे होता है 1935 के एक्ट से। साथ ही साथ मताधिकार का विस्तार किया जाए, यानी जो पहले जो मताधिकार था वह 2.5% था, तो अब इसमें एक सुझाव दिया गया कि उसको 8% तक, 8% तक उसका विस्तार किया जाए। तो इस प्रकार से साइमन कमीशन को लेकर कुछ सुझाव रखे गए थे। अब जो यह आयोग आया, इसको लेकर भारत में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। अब यहां पे प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस आयोग को लेकर भारत में इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों हुई? तो इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यह जो आयोग आया अपने घोषित समय से पूर्व आया। तो भाई इसको लेकर दिक्कत क्या था? यह तो ब्रिटिश के ऊपर था, लेकिन इसको लेकर दिक्कत था। दिक्कत यह थी कि ब्रिटेन में, यानी 1919 के अधिनियम में यह घोषणा की गई थी कि अगला जो आयोग जाएगा जो जांच करने, वह 10 वर्षों के बाद आयोग आएगा। तो यह समय से पूर्व क्यों आया? अब समय से पूर्व को लेकर भारतीयों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि ब्रिटिश को यह डर था कि वहां जो सरकार बनी हुई है, जो कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार है, वह ऐसा ना हो कि आने वाले समय में उनकी सरकार ना बने और लेबर पार्टी की सरकार बन जाए और भारतीयों को रियायत प्रदान कर दी जाए, संवैधानिक छूटें फिर दे दी जाएंगी। तो समय रहते उस अधिकारों को नियंत्रण में रखना है। तो इसके लिए यह आयोग समय से पूर्व भेजा गया। अब भारतीय भी तो इतने अनाड़ी रह नहीं गए थे। अब भारतीय भी ब्रिटिश मानसिकता को समझने लगे थे, योग्य नेतृत्व स्थापित हो चुका था। तो भारतीयों ने इसका बलपूर्वक विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, हर स्तर पर विरोध किया। बोला कि भाई आप क्यों अभी आए हो? आप समय से पूर्व क्यों आए हो? आप समय पर आओ। और समय पर आप इसलिए नहीं आ सकते हो कि आपको डर है, क्योंकि खुद भारतीय जो उस समय के जो नेतृत्व करता थे, वे लोग जाकर ब्रिटेन में लेबर पार्टी के पक्ष में लोगों को एक्टिव किया कर रहे थे। तो यह भी कंजर्वेटिव पार्टी को समस्याएं आ रही थी। तो इसलिए यह समय से पूर्व आया और भारत में इसका विरोध हुआ। दूसरा, भारतीयों की इसमें किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं थी। तो यह कहा गया कि आप भारत के भाग्य का फैसला करने आए हो कि भारतीयों को और रियायत चाहिए या नहीं चाहिए। तो
तो क्या इसके लिए कोई भारतीय इतने आपको योग्य नहीं लगे? और जब योग्य नहीं थे तो उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी तो विठल भाई पटेल थे, कम से कम उन्हीं को रख लिए होते। योग्य नहीं होते तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे पहुंचते? तो आपने किसी भी भारतीय को नहीं रखा और इसलिए इसे व्हाइट कमीशन की भी दर्जा दी गई कि इसमें सभी गोरे हैं जो इसके सातों सदस्य हैं। तो कहा जाता है ना कि जब आप किसी को समझना हो तो उसके अनुसार आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं भारत में समाज सुधार तो हुआ 19वीं सदी में, लेकिन 19वीं सदी के समाज सुधार और 20वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन में आपने कभी सोचा कि क्या फर्क था? तो 19वीं सदी के जो समाज सुधार आंदोलन जो हुए हैं उसमें जो समाज सुधारक थे सभी उच्च वर्ग के लोग थे। तो जब उच्च वर्ग के लोग हैं तो निम्न वर्ग के लोगों की वे मर्म को क्या समझ पाएंगे? ब्राह्मण वर्ग के लोग उस अछूत जाति के मर्म को क्या समझ पाएंगे कि उन्हें सामाजिक प्रताड़ना किस प्रकार से झेलनी पड़ती है? तो वह आंदोलन तभी सफल हो सकता है ना जब उसी वर्ग के लोगों के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया जाए। तो इसलिए आप देखते हैं दक्षिण भारत के संदर्भ में कि वहां पे ब्राह्मण विरोधी निम्न जातीय सुधार आंदोलन चलाए जा रहे हैं। और उस आंदोलन में कौन लोग थे? तो वह निम्न जाति के लोग थे। जिस प्रकार से आप देखें तो महिलाओं के संदर्भ में अगर बात की जाए तो महिलाओं की दयनीय स्थिति में तभी सुधार हो सकती है ना जब खुद महिला उससे निकलकर आगे बढ़े और आंदोलन का नेतृत्व करे। क्योंकि जो महिलाओं की जो पीड़ा है वह एक महिला ही समझ पाएगी, वह एक पुरुष कभी नहीं समझ पाएगा। तो इस प्रकार से इस आयोग को लेकर भारतीयों के द्वारा यह विरोध किया जाता है कि अगर भारत में आप भारतीयों के भाग्य का फैसला करने आए हो, भारत में आप न्याय देने की बात करते हो, अधिकार देने की बात करते हो, तो यह आप कैसे समझोगे? एक शोषक जो है वह एक शोषित जो है वह एक शोषक की मानसिकता को कैसे समझ सकता है कि इसे और क्या चाहिए? तो इसके लिए बिना किसी भारतीयों को इसमें सदस्य बनाए आप भारत के भाग्य का फैसला कैसे कर सकते हो? इसलिए इस कमीशन का विरोध किया जाएगा। इसमें एक और आगे चलकर जब इसका विरोध होता है तो एक और बातें खटकती हैं। उस समय भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड थे। तो जो भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने एक चुनौती दे दी भारतीयों को कि इतना हो हल्ला क्यों मचाए हुए हो भाई? अगर आपको लगता है कि आप में इतना टैलेंट है तो चलो आप ही कोई बना दो ऐसा कानून कि सभी भारतीयों को वह मान्य हो। क्योंकि ब्रिटिश तो कभी भारत को देश तो समझे ही नहीं थे। और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, जिस प्रकार से इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेकर चला था, उसमें तो वे कभी यह सोच भी नहीं सकते थे कि भारत में कभी एक मत होगा। क्योंकि ये भारत को सिर्फ कभी एक देश के रूप में नहीं देखें, बल्कि इनका मानना था कि भारत तो एकमात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति है, यह भूगोल में दिखता है। बल्कि भारत को देखा जाए तो यहां क्षेत्र के आधार पर, वर्ण के आधार पर, वर्ग के आधार पर, भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, भौगोलिक आधार पर जहां इतना विभाजन हो, धर्म के आधार पर, तो जहां इतना विभाजन हो वह एक देश कैसे हो सकता है? तो लॉर्ड बर्केनहेड ने एक चुनौती प्रस्तुत कर दी भारतीय नेताओं को कि इतने जो हो हल्ला मचाए हुए हो तो चलो आप ही कोई ऐसा एक आयोग बना दो और प्रस्तुत करो। एक यानी ऐसा कोई आप लोग मिलकर एक ऐसा कोई दस्तावेज तैयार करो और प्रस्तुत करो, हम लोग स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप सब एक मत पे हो। क्योंकि ये जानते थे कि हमने जो बीज बोया है 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करके कांग्रेस के विरोध में, हमने जो बीज बोया है 1909 के अधिनियम में
मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर हमने जो बीज बोया है 1919 के अधिनियम में, सिखों को, आपको दक्षिण के क्षेत्र में गैर ब्राह्मणों को, बुद्धिस्टों को, जैन धर्मावलंबियों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर वह एक कैसे हो सकते हैं, एक मत को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। हमने तो कांग्रेस को ही कांग्रेस लायक नहीं रहने दिया, भारतीयों की पार्टी के रूप में नहीं रहने दिया, बल्कि इन्होंने प्रचारित भी किया कि कांग्रेस जो है वह हिंदुओं की पार्टी है। और आगे चलकर उसको आप देखेंगे, या एक मैंने वीडियो डाला था 1942 के आंदोलन पे, जिसपे उसके पहले की सारी घटनाओं को हम लोगों ने चर्चा किया था, उसे अवश्य देखेंगे। तो यहां पे आप देखें तो लॉर्ड बर्केनहेड ने एक चुनौती दी भारतीयों को। भारतीयों ने इस चुनौती को एक्सेप्ट किया, बोला कि ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। और तैयार किया गया नेहरू को, यानी नेहरू जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि उनके पिता मोतीलाल नेहरू। और 1928 में नेहरू कमेटी का गठन किया जाता है। और वह कमेटी तो स्वीकृत नहीं होती है, क्योंकि ब्रिटिश की जो मंशा थी वह सही साबित हुई। तो खैर वो आगे की चीजें हैं, हम लोग अगला वीडियो उस पर बनाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे कि क्या था नेहरू रिपोर्ट। तो यह बर्केनहेड की चुनौती को स्वीकार किया जाता है, लेकिन भारत में इस आयोग को हर जगह पे इसका विरोध किया जाता है। जहां जहां यह आयोग जाता है वहां वहां आप देखते हैं कि साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है। अब इसी समय कांग्रेस का मद्रास सेशन होता है। यह भी इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको कैसे प्रश्न को टेकल करना है। मेन समझना यह है कि उस समय की सारी घटनाओं को आप जोड़कर एक जगह पे रखते हैं, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं तो बोलता हूं कि हिस्ट्री से आसान सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ना इससे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट हो सकता है। एक बार इंटरेस्ट पैदा तो आप करो। तो यहां आप देखें तो इसी समय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता मुख्तार अंसारी के द्वारा किया जा रहा है। एम ए अंसारी जो 1927 के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, मुख्तार अहमद अंसारी, तो इनके द्वारा इस कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्षता की जा रही है। अब कांग्रेस के मंच से इस यानी एक्ट का, इस कमीशन का विरोध किया जाता है और कहा जाता है कि जहां जहां साइमन जाए वहां साइमन गो बैक का नारा लगाओ, क्योंकि यह गोरों का आयोग है, समय पूर्व घटित किया गया है, और इसमें जो प्रस्ताव हैं वह प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं है। इसमें जो सुझावें दी गई हैं वह हमें स्वीकार नहीं है। तो इसको लेकर कांग्रेस के इस अधिवेशन के द्वारा भी, अब उस समय तक कांग्रेस एक पार्टी के रूप में ही नहीं बल्कि भारतीयों के प्रतिनिधित्व कर्ता के रूप में था। और इसके द्वारा जब यह प्रस्ताव पारित होता है तो भारत की अन्य सभी पार्टियां, क्योंकि कोई भी इससे खुश नहीं थे। मुस्लिमों ने बोला कि इसमें पृथक निर्वाचन की बात नहीं की गई है। कांग्रेस उधर पृथक निर्वाचन जो 1909 के एक्ट में दिया गया था, जिससे 1916 में कांग्रेस ने एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने उस भूल को समझा और उसके बाद उसका निरंतर विरोध करते रहा। उधर अन्य पार्टियां भी इस कमीशन का विरोध कर रही हैं, उसका बहिष्कार कर रही हैं। अब जहां जहां भी साइमन जाता है, साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है, तीव्र विरोध किया जाता है, इस आयोग का विरोध किया जाता है। तभी तो जाकर लॉर्ड बर्केनहेड भारत सचिव के द्वारा इस तरीके से प्रस्ताव रखा जाता है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से साइमन कमीशन का हर जगह विरोध हो रहा है, साइमन गो बैक का नारा लगाया जा रहा है। अब यहां पे आप देखें तो इसी साइमन कमीशन के विरोध के दरमियान ही उस समय के एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता, जो गरम दल के भी नेता थे, जिन्होंने पंजाब के क्षेत्र में, लाहौर के क्षेत्र में इस कमीशन का विरोध किया और ये भी सड़क पर उतर गए, वैसी अवस्था में जब ये खुद बीमारी से ग्रस्त थे। इधर आप देखें तो यूपी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आपको साइमन गो बैक का नारा लगाया जा रहा है। यानी हर स्तर पर, हर क्षेत्र में
सभी जगह साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा है, सभी पार्टियों के द्वारा की जा रही है, जितनी भी पार्टियां थी। अब ऐसे समय में सॉरी, जब लाला लाजपत राय उस बीमारी की अवस्था से भी ग्रसित होकर साइमन कमीशन के विरोध करने निकलते हैं, लेकिन लाहौर के पुलिस कमिश्नर सैंडर्स के द्वारा लाला लाजपत राय के ऊपर प्रहार करवाया जाता है, लाठियों से प्रहार करवाया जाता है। इनके शरीर पर इतनी लाठियां बरसाई जाती है कि उसी लाठियों के चोट से इस बीमारी की अवस्था में भी जो ये विरोध कर रहे थे, आगे चलकर ये इनकी मृत्यु हो जाती है। और उस समय जब सैंडर्स इनके शरीर पे लाठियों की बारिश करवा रहा था, तो उस समय इन्होंने बोला था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी। यह भी कोई जालियांवाला बाग हत्याकांड से कम नहीं था, जिसमें हमने बतलाया था कि किस प्रकार से जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस प्रकार से निर्ममता का परिचय दिया गया था जनरल डायर के द्वारा। तो इस समय भी इनके कुछ अनुयायी थे जो गांधी से मोहभंग होकर बैठे हुए थे। अब ऐसी स्थिति में आगे चलकर लाला लाजपत राय को 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु से सभी भारतीय बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि यह एक गर्म दल के एक क्रांतिकारी नेता थे और इनकी मृत्यु ने इतना हतप्रभ किया लोगों को कि जो इनके अनुयायी थे, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि ये अपना आदर्श इन्हें माना करते थे, लंबे समय तक इन्होंने भारत में राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई थी। और ऐसे तो देखें तो एक तिकड़ी ही बनी हुई थी लाल बाल पाल और घोष की। तो ऐसे समय में लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई, इसने भारतीयों को झकझोर कर रख दिया। और ठीक इसी समय इनके अनुयायी के द्वारा, जो इन्हें अपना आदर्श माना करते थे, उनके द्वारा एक शपथ खाई जाती है, जबकि उनका क्रांति में कोई विश्वास नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस हत्या ने इतना झकझोरा कि शपथ लेना पड़ा कि आगे चलकर उस पुलिस कमिश्नर की बिना हत्या किए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसने हमारे आदर्श को मारा है, उसने हमारे आइडियल को समाप्त किया है। और यही कारण है कि भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा उस पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। और इसी हत्या के आरोप में आगे चलकर भगत सिंह के द्वारा एक और काम किया जा रहा है। भगत सिंह सुखदेव के द्वारा असेंबली में बम फेंकने की घटना, जब उस समय एक विधेयक को पारित करवाने की कोशिश की जा रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल, तो उस समय इन्होंने बम फेंका था। लेकिन उस बम फेंकने के आरोप में तो उन्हें सजा नहीं दी जा सकती थी, मृत्युदंड कम से कम नहीं दी जा सकती थी। तो इस घटना के को जोड़कर भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर को इसके लिए, इस अपराध के लिए दोषी बनाया गया। और आगे चलकर जब ये पकड़े जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में स्वयं ही गोली मार ली, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये सब अन्य घटनाओं से जोड़कर जब पकड़े जाते हैं, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है। और इसी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत, बल्कि वह असेंबली बम कांड के तहत नहीं, उन्हें फांसी दी गई थी। तो इस प्रकार से यह एक क्रांतिकारी घटना को इन्होंने अंजाम दिया। और यह साइमन कमीशन का इस कारण से इसका विरोध किया गया। तो हमने यहां पे देखा कि क्या था साइमन कमीशन, क्यों भारत में इसका विरोध किया जा रहा था, इसमें सुझाव क्या थे और इसमें प्रस्ताव क्या क्या रखे गए थे। अब मैं इससे संबंधित एक प्रश्न आप सबों से पूछता हूं कि क्या आपने अगर इसे समझा है तो शायद इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दे सकते हैं। और यह प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है,
जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। इसमें यह प्रश्न था कि भारत के लोगों ने साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ आंदोलन किया क्योंकि यह प्रश्न 2013 में पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। भारतीय कभी नहीं चाहते थे कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा हो, क्या यह कारण था? दूसरा ऑप्शन है कि साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की सिफारिश की थी, क्या इसी कारण साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ आंदोलन किया गया था, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था? साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, क्या इसके कारण साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था? या साइमन कमीशन ने देश के विभाजन को सुझाव दिया था, क्या इसके लिए साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था? तो यह प्रश्न का मैं चाहता हूं कि आप सब स्वयं ही इसका उत्तर दें। इससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और आपको यह पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो आज हम लोग साइमन कमीशन के संदर्भ में इस पर चर्चा की है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का दिन मंगलमय हो।